बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेली न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन, दुनिया अगर नहीं संभलती और समझती नहीं है तो एक बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। हालात कुछ ऐसे ही पैदा किए जा रहे हैं। अमेरिका ने माजी में जितने एडवेंचर्स किए वो ऐसे ममालिक के खिलाफ किए जो बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन अब बराह रास्त बड़ी फोर्सेस एक जगह पर अपनी ताकत को इकट्ठा कर रही हैं और वो जगह पैसिफिक ओशन है। अगर इसका नक्शा देखा जाए तो पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। इसका पानी चाइना समेत मुतादिद ममालिक के साथ लगता है। रूस, जो एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके साथ लगता है। समंदर का एक हिस्सा अमेरिकन के साथ जाकर जुड़ता है। समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया को घेरे हुए है और चाइना के साथ साथ जितने छोटे बड़े ममालिक हैं वो सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे जाकर बहिराए हिंद शुरू हो जाता है। पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के दरमियान का जो इलाका है वहां पर चाइना के साथ वाले पानी को साउथ चाइना सी कहा जाता है। साउथ चाइना सी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान राबते का एक दूसरा रास्ता है। साउथ चाइना सी एक बहुत गहरा, बड़ा और खतरनाक समंदर है। तहम अब ये दो मकामात बड़े खतरे का बायस बन रहे हैं। पहले नंबर पर तो साउथ चाइना सी है, क्योंकि यहां पर चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े हथियार पहुंचा रहा है। अमेरिकन और चाइनीज के दरमियान यहां एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अमेरिका के साथ बहुत सारे मुल्क खड़े हैं, जबकि चाइना यहां पर अकेला दिखाई देता है। जापान और अमेरिका के दरमियान एक दौर में यही एरिया तनाज़ात की वजह था और यहां से ही वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। अमेरिकन और जापानियों के दरमियान हुआवे का जो पूरा एक सानहा है, पर्ल हार्बर पर भी एक बहुत बड़ा हमला जापानियों ने किया था। वो यही एरिया और यही पानी है और इसी पानी से गुजरकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। साउथ चाइना सी दुनिया को जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा मकाम है। अब साउथ चाइना सी में चाइना अकेला है और इसके साथ बहुत सारे दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं। वो वहां पर हथियार इकट्ठे कर रहे हैं और जैसा कि चाइना बहुत ताकतवर है, वो भी अपने हथियार वहां पर जमा करता जा रहा है। चाइना के तमाम दुश्मन ममालिक की आबादी चाइना की आबादी के बराबर बनती है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला मुल्क है। दूसरी जानिब एक और बड़ी खतरनाक चीज है जो भारत ने की है, क्योंकि साथ ही बहिराए हिंद है। अब वो खतरे से खाली नहीं रहा। भारत ने बहिराए हिंद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया है। पाकिस्तान ने इसका इंकशाफ किया है। पाकिस्तान ने भारत की जारहाना पॉलिसी के बारे में बताया है और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की फर्स्ट कमेटी से खिताब भी हुआ। उन्होंने वहां पर यह कहा कि भारत ने बहिरा हिंद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया। पाकिस्तान किसी भी मुमकिना भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ अपने दिफा का पूरा हक महफूज रखता है और इस सिलसिले में पाकिस्तान जो भी कर सका करेगा। भारत ने पहले बहिरा हिंद पर एटमी हथियार पहुंचाए और पाकिस्तान को भी उसके बदले में ऐसा ही करना पड़ेगा और पाकिस्तान ये कर गुजरेगा। वो रियासतें जो भारत को हथियारों के जदीद तरीन निजाम मुहैया करती हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत के 70% हथियार और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तैनात हैं। भारत ने कश्मीरी अवाम को दबाया हुआ है, वहां अकलियतों के साथ भी जुल्म कर रहा है। खैर, ये एक अलग कहानी है, लेकिन भारत फिर खतरनाक हथियार पानी में ले आया है। साउथ चाइना सी का एरिया और बहिरा हिंद का एरिया, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और यहां पर इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक हथियारों की दौड़ चल रही है। पाकिस्तान के पास भी दुनिया के बेहतरीन हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास अपने बनाए हुए बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हैं। एक चिंगारी अगर चली तो सब राख हो जाएगा। एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। आलमी इदारों को और बैनुल अक़वामी बरादरी को भारत का यह जंगी जुनून खत्म करना पड़ेगा। चाइना और चाइना के मुखालिफिन को भी रोकना पड़ेगा। इस वक्त ये समुद्री इलाका दुनिया के लिए सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बन चुका है। अगर इस पर लगाम नहीं डाली गई तो दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की तरफ चली जाएगी, जिसको खत्म करने के लिए सदियों का सफर करना पड़ेगा। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम शेख रशीद साहब के दौरे लाहौर की बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रशीद साहब के आज लाहौर में फिर वही चुटकुले। शेख साहब बुनियादी तौर पर मीडिया के बंदे हैं, वो जानते हैं कौन सी बात खबर बनती है और कौन सी नहीं। उनका एक एक जुमला हेडलाइन बन जाता है और फिर शेख साहब अपनी बेवजन बात को भी बड़े वजन में देखते हैं।
कल मरियम नवाज ने प्रेस टॉक की, अपना बयानिया अदालत में ले गई। आज शेख साहब ने वाज़ेह कह दिया कि मरियम नवाज जो बयानात दे रही हैं वो उनकी ख्वाहिश तो हो सकते हैं, क्योंकि हमारे इदारे मजबूत हैं, जिम्मेदार हैं। मरियम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अलबत्ता मोहतरमा थोड़ी सी कोशिश करें तो नून लीग को मजीद तकसीम कर सकती हैं और मीम नून शीन को खे लीग तक पहुंचा सकती हैं। अब ये खे लीग क्या है, ये सुनिए। मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं फौज के खिलाफ, और ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि इस मुल्क की वो फौज जिन्होंने 86,000 जानों की कुर्बानियां दी, लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए, और सबसे पहले आम आदमी की इमदाद के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है, इसलिए उसके खिलाफ गैर जिम्मेदाराना ज़बान इस्तेमाल करके वो अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जल्द या बदेर उनको इन मसाइल से गुजरना पड़ेगा, और आज ये जहां खड़े हैं इसकी वजह भी मोहतरमा है, और कल जो यहां सियासत से फारिग होंगे उसकी जिम्मेदारी भी इन पर आएगी। शेख साहब और नून लीग के दरमियान लफ्जों की ये नफरत चलती रहेगी, लेकिन अवाम से मोहब्बत करनी है तो कुछ उनका भी ख्याल करें। शेख साहब वो लोग जो हुकूमत पे बैठकर महंगाई के जिम्मेदार हैं, उनको भी बेनकाब कर दें तो ही कुछ बेहतर होगा। बसूरत दीगर आपकी दास्तानों में शामिल नहीं रहेगी। इमरान खान साहब को जो मैंडेट दिया गया था वो चोरी चुकारी से बचने के लिए दिया गया था, वो अवाम को अमन फराहम करने के लिए दिया गया था, वो अवाम को महंगाई की जिल्लत से बचाने के लिए दिया गया था, वो अवाम को इस तमाम तर सूरत हाल से निकालने के लिए दिया गया था जिसका वो अभी शिकार हैं और मजीद शिकार हो रहे हैं। गुर्बत का जो दर्जा है वो बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई की जो शरह है वो बढ़ती चली जा रही है, तालीमी निज़ाम हमारा बेहतरी की जानिब नहीं जा पा रहा, सियासी निज़ाम मजीद खराब हो रहा है, अमन व अमान का सिलसिला मजीद खराब होता चला जा रहा है, और तो और ब्यूरोक्रेसी के हालात देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में भी इस वक्त तबाही आई हुई है। इदारे कहीं ना कहीं तसादुम का शिकार नजर आते हैं, सियासी जमातें इदारों के साथ तसादुम का शिकार नजर आती हैं। सवाल यहां पर यह पैदा होता है, आप तो सादिक और अमीन थे, आपने सदाकत और अमानत का सबक क्यों नहीं पढ़ा, और सदाकत और अमानत का सबक अपने वज़रा को क्यों नहीं पढ़ाया? वो सादिक और अमीन कहां गए जो कि दूसरों पर इल्जाम तराशी करते थे, लेकिन उनके अपने नाम अब पेंडोरा पेपर्स में आ चुके हैं। और यहां पर सवाल आपसे यह भी पैदा होता है, आपके वज़रा से भी यही सवाल पैदा होता है कि पेंडोरा पेपर्स में नाम आ जाने के बाद क्या आप लोग मुस्ताफी नहीं होंगे, और क्या आपकी हुकूमत को जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ेगा? पेंडोरा पेपर्स में आपका नाम आ चुका है और वाज़ेह तौर पर नाम लिया गया है। क्या जो लोग पेंडोरा पेपर्स में अपना नाम शामिल करवा चुके हैं ऑफशोर कंपनी बनाने के बाद, क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, या उनको उनकी ताल्लुक की बिना पर, उनको किसी खास जगह से मुंसलिक होने की बिना पर, खास इदारे से मुंसलिक होने की बिना पर आप उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे? सवाल बहुत से पैदा होते हैं, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा मसला आपके वज़रा के चुटकुलों का है। आपके वज़रा सिर्फ साबके और लाहके मिलाते हुए, बेपरकी उड़ाते हुए चुटकुले ही बयान कर सकते हैं, महंगाई का बयान नहीं करेंगे, महंगाई का इलाज भी दरियाफ्त नहीं करेंगे, और महंगाई का तज़किरा भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको और आपके वज़रा को इस बात का इदराक हो चुका है कि अवाम महंगाई के हाथों तंग हैं। सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी, अब आपको अमली इक़दाम उठाना होंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पान।